समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या कर गुप्त सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या कर गुप्त सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशी कन्या कुबेर नागा से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्ता नामक पुत्री का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन था? फहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन था? फहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन था? चीनी बौद्ध यात्री था, जिसका नाम था फहियान, भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र जो था उसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। यही कुमारगुप्त शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना किया। कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र अस्कंदन गुप्त आया, जिसका शासनकाल है 455 से 467 ईस्वी ईसा पूर्व। 455 से 467 ईस्वी गद्दी पर बैठा। इसी के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी से सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्त शासन की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी। गुप्त शासन की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो देश थी, जिसके प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो भुक्ति थी। दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। भुक्ति के नीचे विषय होता था। भुक्ति के नीचे क्या होता था? तो विषय होता था। तथा जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं ग्राम। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी
ग्रामपति या मोहतर होता था। मोहतर। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या मोहतर होता था। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या मोहतर होता था। मोहतर। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। गुप्तकालीन अधिकारी एवं विभाग। अधिकारी और यह विभाग। महादंडनायक अधिकारी के विभाग है न्यायाधीश। महादंडनायक अधिकारी के विभाग है न्यायाधीश। संधि विग्रहिक अधिकारी के विभाग कौन सा है? युद्ध व शांति का मंत्री। युद्ध व शांति का मंत्री। महाबलाधिकृत का विभाग है सेनापति। दंडपाशिक अधिकारी का विभाग होता है पुलिस विभाग। दंडपाशिक अधिकारी का विभाग होता है पुलिस विभाग। विनय स्थिति स्थापक अधिकारी का विभाग होता है शिक्षा व धर्म संबंधी अधिकारी। शिक्षा व धर्म संबंधी अधिकारी। महाप्रतिहार अधिकारी का विभाग होता है राज्य प्रसाद का अधिकारी। राज्य प्रसाद का अधिकारी। महाछपटली का विभाग होता है लेखा विभाग का अधिकारी। लेखा विभाग का अधिकारी। ध्रुवाधिकरण अधिकार। महाप्रतिहार अधिकारी का विभाग होता है राज्य प्रसाद का अधिकारी। राज्य प्रसाद का अधिकारी। महाछपटली के अधिकारी के विभाग होता है लेखा विभाग का अधिकारी। लेखा विभाग का अधिकारी। ध्रुवाधिकरण अधिकारी का विभाग होता है भूमि कर संग्रह अधिकारी। भूमि कर संग्रह अधिकारी। सौलिक अधिकारी का विभाग होता है सीमा शुल्क का अधिकारी। सौलिक के अधिकारी का विभाग होता है सीमा शुल्क का अधिकारी। गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। चारों चरणों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार। फहियान के वर्णन के अनुसार गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था। फहियान के वर्णन के अनुसार गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था। इन्हें अंत्यज तथा चांडाल कहा गया है। इन्हें अंत्यज तथा चांडाल कहा गया है। नई जातियों में भूमि अनुदान के कारण
कायस्थों का उदय हुआ। नई जातियों में भूमि अनुदान के कारण कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। गुप्त काल में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। गुप्त काल में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत, कालिदास के ग्रंथ कौन सा है तो मेघदूत है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का उल्लेख है। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का उल्लेख है। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के तथा नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के तथा नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। कृषि। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था तो कृषि था। निवर्तन, कुलियावाय, द्रोणावाप तथा आढ़वाप भूमि का माप पैमाना था। निवर्तन, कुलियावाय, द्रोणवाप तथा आढ़वाप भूमि माप का पैमाना था। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। ये जो है भूमि के प्रकार है। क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि का मतलब होता है खेती के लिए उपयुक्त भूमि। क्षेत्र भूमि का मतलब होता है खेती के लिए उपयुक्त भूमि। खील भूमि। खील भूमि का मतलब होता है जो भूमि जोती नहीं जाती थी। खील भूमि का मतलब है जो भूमि जोती नहीं जाती थी। खील भूमि का मतलब जो भूमि जोती नहीं जाती थी। वास्तु भूमि। खील भूमि का मतलब होता है जो भूमि जोती नहीं जाती थी। वास्तु भूमि। वास्तु भूमि का मतलब होता है वास करने योग्य भूमि। वास्तु भूमि किसको कहेंगे? वास करने योग्य भूमि। गोचर भूमि। गोचर भूमि का मतलब होता है चारा योग्य भूमि। गोचर भूमि का मतलब होता है चारा योग्य भूमि। अपृहत। अपृहत भूमि किसको कहते हैं? जंगली भूमि। जंगली भूमि को अपृहत भूमि कहते हैं। इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियों, सातवाहों आदि की मुहरें शिल्पियों की संगठनात्मक। इस काल में नालंदा, वैशाली आदि
स्थानीयों से श्रेणियों, सार्थवाहों आदि के मुहरे शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई, जिन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया है। फहियान के अनुसार सामान्य लोग मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फहियान के अनुसार सामान्य लोग मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैष्णव ने पश्चिमी भारत में सिंचाई के लिए करवाया था, जो गुजरात के गिरनार में स्थित है। सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात के गिरनार में स्थित। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई के लिए करवाया था। अशोक के समय में यवन तुषास्प ने भी इस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। अशोक के समय में यवन तुषास्प ने भी इस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। अशोक के समय में यवन तुषास्प ने भी इस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। शक महक्षत्रप रुद्रामन के समय पहली बार यह बांध टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण उसके राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में करवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख जो है कहाँ पर है? गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध फिर टूट गया था। तब इस झील का पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित द्वारा संपन्न किया गया था। स्कंदनगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। स्कंदनगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था।